नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शादी की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उस शादी को लेकर बहस छिड़ चुकी है। बहस इसलिए क्योंकि इस शादी में दुल्हन एक है और दुल्हा दो। ये शादी हिमाचल के सिरमौर में हुई। हाटी समुदाय की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए दो भाइयों ने एक ही युवती से शादी कर ली। जुलाई में ये शादी धूमधाम से हुई। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और दुनिया यानी कि पूरा भारत ये सोचने पर मजबूर हो गया क्या आज भी बहु प्रथा इस देश में है। ये सोचने के लिए मजबूर हो गया। उस वक्त दावा किया गया कि सभी की रजामंदी से ये शादी हुई है और ऐसी शादी सिरमौर में होती रही है। लेकिन जब शादी की तस्वीरें सामने आईं तो लोग इस प्रथा पर सवाल खड़े करने लगे। सोशल मीडिया पर बहस होने लगी। कुछ लोग इस प्रथा के विरोध में सुर बुलंद करने लगे तो कुछ ने समर्थन किया। लेकिन सवाल है कि आधुनिक समाज में क्या ऐसे रिवाज जायज हैं? क्या बहुपति प्रथा का विरोध नहीं होना चाहिए? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दुल्हन एक और दूल्हा दो, अनोखी शादी की ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां ये शादी पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गई है। दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की तो पूरे देश में बहस सी छिड़ गई। सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ये कौन सी प्रथा है जहां एक ही लड़की से दो लड़कों की शादी हो सकती है। तो पहले इस प्रथा के बारे में ही समझ लीजिए। हिमाचल में इस प्रथा को जोड़ीदारी प्रथा कहा जाता है। प्राचीन काल में एक महिला से कई पुरुषों के विवाह की परंपरा प्रचलित थी। इस परंपरा के तहत दो या अधिक भाई एक ही युवती से शादी करते थे। माना जाता है कि जमीन और प्रॉपर्टी के बंटवारे से बचने के लिए दो से अधिक भाई एक ही महिला से शादी किया करते थे। कहा जाता है कि इस परंपरा का संबंध पांडवों से भी रहा है, जिसमें द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की कथा प्रसिद्ध है। लेकिन सिरमौर में शिलाई गांव के थिंडो खानदान से संबंध रखने वाले एक शख्स ने अपने दोनों बेटों की शादी कुन्हट गांव की बेटी से पूरी रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराई और इस परंपरा को एक बार फिर से जीवित कर दिया। जुलाई में काफी धूमधाम से दोनों भाइयों की एक ही लड़की से शादी हुई। 3 दिन तक चली इस शादी में ढोल नगाड़े बजे और वीडियो शूट भी किया गया। इस दौरान परिवार के अलावा गांव के काफी लोग भी इसमें शामिल हुए। लेकिन शादी की तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। शादी की इस अनोखी प्रथा पर सवाल खड़े किए जाने लगे, जिस पर पहली बार दूल्हा कपिल और प्रदीप नेगी ने अब चुप्पी तोड़ी है। भाई जो ये जोड़ीदार प्रथा है ये जो है सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो है पहली बार ही हमने जो ये शादी करी है, ये सदियों से जो है चली आ रही है। अभी भी चली, आगे भी चलती आएगी। ना ये कोई ऐसा है कि हमारे इधर है, हमारे जो यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहाँ का जो जौनसार भाबर जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है ये प्रथा जो चालू है। ये जो हमारा हाटी समुदाय है, यहाँ पे जो ये आज की डेट में भी अगर हम बात करें, ये जो शादियाँ ऐसी शादियाँ होती रहती है। भाई दूल्हा कपिल नेगी का दावा है कि ऐसी शादियां पहले भी सिरमौर में होती रही हैं। सिर्फ सिरमौर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के जौनसार बाबर में भी एक ही दुल्हन से कई लड़कों की शादी की परंपरा रही है। सिरमौर में तो इस शादी की कानूनी मान्यता प्राप्त होने का दावा भी किया जाता है। लेकिन शादी की ये जोड़ीदार प्रथा जो खत्म हो चुकी थी, उसे फिर से जीवित क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब दूसरे दूल्हे यानी प्रदीप नेगी ने दिया। और जो हमारा जो है मतलब ना कोई ऐसा था मकसद था कि हम पेज बनाए, ना हमने इस पर्पज से शादी की थी
कि ये जो हम जो है मान लो फेमस हुए, ये तो मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि भगवान की ये होगी, तो जिस वजह से हमारा जो है मतलब पूरा जो भारत में जो इसकी न्यूज चली गई। हमारा ना कोई ऐसा मकसद था, हमने तो नॉर्मली जैसे शादी करते हैं वैसे शादी की थी। जैसे मान लो और घरों में होती है कि दो दो भाई एक एक लड़के के साथ शादी करते हैं, तो हमने भी नॉर्मली की थी। दरअसल इस अनोखी शादी को लेकर गौर करने वाली बात ये है कि तीनों ही नव विवाहित वेल एजुकेटेड हैं और संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। दूल्हा प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में काम करता है, जबकि दूसरा दूल्हा यानी कपिल नेगी विदेश में नौकरी करता है। लेकिन अपने रिवाज और संस्कृति को जिंदा रखने का दावा करते हुए दोनों भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की और इस शादी को लेकर गांव वालों को भी कोई आपत्ति या नाराजगी नहीं है, बल्कि गांव और समाज के लोग तो इनके फैसले के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। ये लोगों के लिए एक चर्चा का विषय है, परंतु हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो हाटियों की ये प्रथा है, हमारे यहाँ बहुपत्नी प्रथा भी है और बहुपति प्रथा भी है, जिसमें आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर तीसरे गांव में, जो हाटी क्षेत्र में गिरिपार क्षेत्र में आते हैं हमारे गांव, हर तीसरे गांव में आपको बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा मिलती है। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के रहने वाले लोग ऐसी शादी को आम मानते हैं, अपने रिवाज का हवाला देते हैं, लेकिन सवाल है कि बहुपति की ये प्रथा क्या जायज है? आधुनिक समाज में ऐसे रिवाज को मानना कितना उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने, हाटी समुदाय की ये एक बड़ी परंपरा है और ये आज की परंपरा नहीं है। आपने सुना, साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ बहुपत्नी प्रथा भी है और बहुपति प्रथा भी है। हालांकि ये प्रथा अब देश में खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हाटी समुदाय में अभी भी एक ये प्रासंगिक है। हाटी समुदाय की इस परंपरा को लेकर सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर जाएंगे। ये जो प्रथा है, मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक फीमेल के लिए उसको आज जितना भी एंजाइटी है, जितना भी डिप्रेशन है, जितनी भी उसकी इमोशनल हेल्थ के इश्यूज जो आ रहे हैं, उसका ये बहुत ज़्यादा एक मेन कारण है। आज महिलाएं चांद पर जा चुकी हैं। अपनी कंट्री की 49% अप्रॉक्स पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। बहुत मुश्किल से हमने ये पॉवर्टी रेट जो कि 25% पे था, अब वो 0.8% पे आया है 2012 में, जो 25% पे था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें फीमेल्स के लिए भी सोचना चाहिए। आज हाटी समुदाय एक पुरातन और प्राचीन समुदाय है, उसकी अपनी एक परंपरा है, उसकी अपनी संस्कृति है और सामाजिक रूप से उन्होंने इसको स्वीकार किया है और वो अपनी परंपरा को कायम रखे हुए हैं, जिस पर वो गर्व करते हैं। और इसी पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ महंत योगी उमेश पुरी जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी कंचना गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गुरुमा, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिंदू धर्मगुरु वान्य आर्या एस्ट्रोलॉजर आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में। और शो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश की अस्मिता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उमेश योगी जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि देखिए हम बात प्राचीन काल की करेंगे। पहले प्राचीन काल में ऐसा होता था, बहुपत्नी प्रथा होती थी, एक राजा कई पत्नियां रख सकता था। आज के समय में जिस तरीके से बाल विवाह का अंत हुआ, बहु विवाह का भी अंत हुआ, शरिया की बात छोड़ दीजिए, वो एक अलग बात है। हम हिंदू धर्म के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो आज के समाज में ये रीति है या क्रूति है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 गिरी, आप ही से। देखिए क्या है कि हाटी समुदाय जो है
जी ये प्राचीन समुदाय है, उसकी अपनी एक परंपरा है और ये परंपरा भी बहुत पुरानी है। जी कोई नई परंपरा ये नहीं है। जी पहली बात तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हाटी समुदाय से ही इसका विरोध प्रारंभ हुआ है क्या? हाटी समुदाय की महिलाएं इसको स्वीकार करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई विरोध वहां पर नहीं है। एक परंपरा है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी सभ्यता है। भाई अगर गांव विरोध कर रहा हो, वो महिला विरोध कर रही हो, जब महिला उसको स्वीकार कर रही है और उस पर कोई दबाव नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह एक देखने वाली चीज है कि उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, स्वेच्छा से वो उसको स्वीकार कर रही है, पुरुष भी स्वीकार कर रहा है। तो मुझको लगता है कि जब परंपराएं होती हैं, सभ्यताएं होती हैं, और परंपराओं को बनाने में लंबा समय लगता है, उस समाज की अपनी संस्कृति है, समाज उसमें खुश है। हाँ, आज के आधुनिक युग में अगर आप उसको देखोगे तो अनेकानेक प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि महिला के अधिकारों की बात आने लगेगी, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनका हेल्थ इश्यू हो जाएगा। अरे जो महिला इसको स्वीकार कर रही है वो खुद ही नहीं इसका विरोध कर रही, और पढ़ी लिखी महिला, ऐसा नहीं कि अनपढ़ महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, विरोध करने को कर सकती है। सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन अभी क्या है, अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आने पर ये एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाएगा कुछ लोगों को, वो जिस पर बहस प्रारंभ हो जाएगी। मुझको लगता है कि हाटी संप्रदाय, हाटी समुदाय इस पर गर्व करता है, ये उनकी संस्कृति और वो उसको बनाकर रखना चाहते हैं, उसमें विरोध होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, इसके बहुत डिसएडवांटेज आज के आधुनिक युग में भी हैं, हम आपसे ये भी समझेंगे। लेकिन हमारे साथ साध्वी कंचना गिरी जी आप भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। कंचन जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से बहुविवाह एक प्रथा थी, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, एक हाटी समुदाय में ही चलती है। जिस तरीके से गिरी जी कह रहे थे धर्मगुरु कि जब महिला को ही कोई आपत्ति नहीं है तो इसमें और लोगों को क्या आपत्ति होगी, बस एक मुद्दा मिल गया है सोशल मीडिया पे चर्चा करने का। एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से इसे समझती हैं? जी, आवाज आ रहा है कंचन जी, कंचन गिरी जी? जी, शायद कंचन गिरी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाटी समुदाय में महिला को आपत्ति नहीं है दो पुरुषों के साथ शादी करने से, लेकिन धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि जब महिला को ये आपत्ति नहीं है तो लोगों को तो एक टॉपिक मिल गया सोशल मीडिया पे चर्चा करने के लिए, वो चाहती तो विरोध भी कर सकती थी। एक महिला के दृष्टिकोण से आप इसको किस तरीके से लेती हैं? देखिए, हाटी समुदाय के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारे जो सरकारी जॉब में या स्कूल में जब आप जाते हैं तो एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें कॉलम होता है पिता का, और पिता कितने सारे हैं सबका तो नहीं लिखा जाएगा, एक ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो है महिला को आपत्ति नहीं है, अब महिला भाई अपने समुदाय की रीति रिवाज को निभा रही है, तो हम अपने जो भारत में जो हमारी संस्कृति हम तो उसको कुरीति कहेंगे, इनकी अपनी परंपरा है, आप अपने करिए। सोशल मीडिया पे डालकर आप हिंदू समाज के लिए हमारे लिए कहीं ना कहीं हंसी और मजाक का ये पात्र बन जाता है। हम मुस्लिम धर्म पे टारगेट करते हैं कि वो इन्होंने इतनी बीवियां रखी हुई हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हिंदू समाज में अगर इस तरीके के कुछ है जो परंपराएं चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें लगता है कि सरकारी जॉब से तो इनको दूर ही रहना चाहिए। जहाँ पिता का कॉलम आएंगे, इनके बच्चे अगर होंगे तो बताइए बच्चे किसके कहलाएंगे, कौन सा पिता कहलाएगा, बड़ा या छोटा, कौन कहलाएगा, कितने लोग हैं, कितने पति हैं, ये सारी चीजें मेरे तो उन महिलाओं पे वो हो रहा है। अगर वो बड़ी स्वेच्छा से स्वीकार करती है तो मैं उनकी भाई सोचती हूँ कि पढ़ी लिखी होके अगर इस तरीके की परंपराओं को मान रही है। जब हमने पर्दा प्रथा खत्म करी, जब हमने जो है बाल विवाह प्रथा खत्म करी, सारी चीजें हमने सती प्रथा खत्म करी, तो ये प्रथा भी खत्म होनी चाहिए ना कहीं जो है समाज में अच्छा नहीं जाता। ये तो हमारा ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज से हम जुड़ गए हैं, हिंदू समाज का लगता ही नहीं है, और रीति रिवाज से हुई है, दोनों पक्ष खुश हैं, लड़की भी और लड़के भी। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख के बड़ी वो हो रहा हूँ, और कई जगह हमने सुना है, ऐसे नहीं हरियाणा के साइड में भी सुना है कि इस तरीके होता है, मगर वहां पे क्या है कि
गर्भ में जब कन्या को आप मार देते हो, कन्याओं की कमी हो गई है, तो इसके बाद जब लड़के की ख्वाहिश रखते हो, उसके बाद जो है ये होता है कि एक लड़की को ले आते हैं, उसी से सभी शादी कर लेते हैं। ये तो जो है हरियाणा वगैरह के साइड में होता है, मगर ये रीति रिवाज वाली चीजें जो मैं देख रही हूँ, ये कहीं हंसने वाली बात है। समाज में एकदम मजाक का एक पात्र बनाओ कि बताइए, कमाल है भाई। दो दो महिलाएं भी करती है पति। अभी हमारे धर्मगुरु जी बता रहे थे कि महिलाएं भी करती हैं, बहुपति का भी है वहां पर। जी, तो हरियाणा से जिस तरीके से आप बोल रही हैं, हरियाणा से ऐसे कोई आंकड़े सामने अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि बात आज हम सिर्फ हाटी समुदाय की कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर जो आप बोल रही हैं, इसके आंकड़े अभी तक ऐसे कोई सामने नहीं आए हैं और ना ही ऐसी कोई खबर सामने आई, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। जी, वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। वान्या जी, आपके पास आऊंगा। वान्या जी, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम अपनी शादी तय कराते हैं तो किसी एक व्यक्ति के साथ हमारे गुण और दोष मिलाए जाते हैं। 36 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं? नाड़ी आद्य है, मध्य है, अंत है, नाड़ी दोष तो नहीं है, और क्या ग्रह नक्षत्र मिल रहे हैं कि नहीं, कुंडली क्या कह रही एक व्यक्ति के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम दो पुरुषों से, एक पत्नी यानी एक महिला दो पुरुषों से शादी करती है, तो इसका मूल्यांकन कैसे होगा? हाटी समुदाय की परंपरा क्या है और क्या यह संभव है? देखिए, न्यूज़ इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वान्या आर्या, एक एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। हम लोग इस तरह के पेशेंट से डेली डील करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रथा के फेवर में नहीं हूँ। अभी एक रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने सर ने बोला कि महिलाएं, अगर महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन का कुछ नहीं है, बट मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता उनके इंटरनल और मेंटल हेल्थ के बारे में? हम उनके बारे में नहीं जानते। हमें नहीं पता वो फैमिली प्रेशर में कर रही हैं या वो किसी कस्टम के दबाव में आके कर रही हैं। मैं किसी भी पैनलिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसा कि अब कृष्णा जी ने भी बोला, मैं उनकी बात को बिल्कुल एको करती हूँ। देखिए, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़्यादा रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो रहा है। ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जब हम दूसरे रिलीजन्स के बारे में बोलते हैं तो उसके बाद जो है दुनिया हमारे रिलीजन के बारे में भी बोलेगी। इतनी मुश्किल से हमने जो इतनी सारी जो फीमेल्स के अगेंस्ट इतनी सारी नेगेटिव प्रथाएं थी, जैसा कि अभी कृष्णा जी भी बोल रहे थे कि सती प्रथा थी या पर्दा था, जो इतनी मुश्किल से बाहर आया, आज जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो पास्ट में फीमेल्स को फेस करने को मिली है। सो फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव कम आउट ऑफ इट। और अभी हम फिर से इस तरह के रॉन्ग एग्जाम्पल सोसाइटी में अगर हम सेट करेंगे, हम आज इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग आज इतना, हमारी फैमिलीज ग्रो कर रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट इसका आके हमारी फ्यूचर फैमिलीज पर आएगा, किड्स पर आएगा? क्या ये नेक्स्ट जेनजी के लिए व्हाट एग्जाम्पल इट विल सेट? ये बहुत ही मैं कहूँगी कि मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। आज आप देखिए कितने सारे चेंजेस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, आप पॉवर्टी लाइन देखिए, कहाँ से आए हम। 25% 2012 से 2013 का जो रेशो था आज 0.8% पे रह गया। रीजन बिकॉज एवरी फीमेल इज वर्किंग। 2015 और 2016 के मुकाबले 2015 और 16 में ये आंकड़ा जो था बहुविवाह का उस क्षेत्र में जहां का मैं जिक्र कर रहा हूं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 15 से 16% था। लेकिन अब आते आते 1.6%, यानी कि बहुत कम रह गया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एको कर रही हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, ऑलरेडी जो ग्राफ है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। पर मुझे लगता है कि जो वो 1 और 1.5% भी रह गया है, क्या इस चीज को लीगल कितनी अनुमति है? अभी मैं इस पर ये एक रिसर्च रीड कर रही थी, लीगली तो ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। लॉ इस चीज की परमिशन नहीं देता है। तो अगर लॉ ही, हमें संविधान ही इस चीज की परमिशन नहीं देता है, ठीक है, कल्चर्स होंगे, मैं कल्चर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, क्या इन चीजों की वैल्यू है? क्या इन चीजों का उनके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फैमिली पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज और एक महिलाएं चांद पर जा रही हैं, आज कौन सी फील्ड में फीमेल्स नहीं है? मुझे लगता है कि ये जो 1% है ये भी खत्म होना चाहिए। एक सवाल जो साध्वी कृष्ण, वो बहुत सही था। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो किसका होगा ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा। वो पिता के नाम में किसका नाम लिखेगा? क्या 2 पिता के नाम लिखेगा?
ये तो रिवाज ही कौन नहीं सी है। उसकी स्टेप मदर होगी, कौन से उसके स्टेप फादर होंगे, कौन सा उसका रियल फादर होगा, कैसे वो बच्चा जस्टिफाई करेगा, कैसे वो बच्चा ग्रो करेगा। और जो मदरली लव है वो भी तो डिवाइड होगा ना। आप इस चीज को भी देखिए, मदर को दोनों साइड के बच्चों को अटेंशन देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये आज के डेट में ये वैलिड नहीं है और इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए जी। और लॉ को इस पर और ज्यादा इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ लगातार धर्मगुरु बने हुए हैं आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, इस तरीके की जो प्रथा होती हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं के शारीरिक विकास और महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो क्या इस तरीके की प्रथा जो है, जो 1.6% रह गई है, क्या इनका भी अंत होना चाहिए और ये किस तरीके से होगा, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, प्रथाएं समय के अनुसार बनती हैं और समय के अनुसार या तो वो नष्ट हो जाती हैं या समय के अनुसार धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथा ये किस समय पर बनी, किस रीजन से बनी थी, लेकिन आज उस रीजन की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी थी कि देश काल अवसर अनहारी और बोले बचन विनीत विचारी। देश की परिस्थिति, काल की परिस्थिति और अवसर की परिस्थिति, क्या वो अवसर है? क्यों भाई, ये एक परिस्थिति रहेगी, प्रथा है। ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रथा और धर्म पे डिफरेंस होता है। धर्म होता तो उसको डिफेंड करना ठीक था। मैं बिल्कुल मानता हूं, जो हमारे साथ उमेशानंद जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत सम्मान उमेशानंद जी की, उमेश पुरी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल कहा आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 ये कहता है, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कैसे जीवन जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो सब कुछ आपका अधिकार है, आप कर सकते हो उसको। लेकिन साथ ही आर्टिकल 25 ये कहता है कि नहीं, समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आप कुछ कर सकते हो, जिससे समाज के अंदर विकृति ना फैले, उसको आप कर सकते हो। तो जब कोई प्रथा बनी, उस प्रथा की परिस्थिति क्या थी, वो प्रथा एक्चुअल में क्यों बनी, सभी लोगों ने सती प्रथा को एक आंकड़े आए हैं, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। जिस तरीके से हमारी रिसर्च कह रही है वो ये कहती है कि बहुविवाह की प्रथा भारत में विभिन्न सामाजिक संस्कृति कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें ऐतिहासिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और आर्थिक आवश्यकताएं शामिल हैं। महिलाओं की इस प्रथा में भागीदारी या स्वीकृति भी इन जटिल कारकों का परिणाम है। देखिए, क्या आप मुझसे कह रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से। मैं एक बात आपको बता दूं, 1955 जो एक्ट आया था जी, उसके अंतर्गत हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग एक पति के रहते हुए दूसरा विवाह करना या एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं देता है। सिर्फ मुस्लिम में यह एक अधिकार है कि एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है या कितनी भी सारी रख सकता है, लेकिन एक महिला दूसरा पति नहीं रख सकती। ये वहां है, लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहूंगा। हमारा धर्म है और बाकी सारे पंथ हैं। मैं एक उदाहरण के साथ एक बार फिर से वो लाइन दोहराता हूं और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊं। कभी कभी जो प्रथाएं, जिस तरीके से कहा कि प्रथाएं समय के हिसाब से बनती हैं, आवश्यकता के हिसाब से बदलती हैं। देखिए, इसमें लिखा है जिसमें ऐतिहासिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और आर्थिक आवश्यकताएं और कुछ वचन महिलाओं की इस प्रथा में भागीदारी स्वीकृति के जटिल कारकों के परिणाम है। जिस तरीके से पांचाली का एक उदाहरण है, एक हमारे महाभारत में ऐसा उदाहरण हुआ है, तो वो वचन कारक बना, एक पत्नी और 5 पति हुए। पहले मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत सभी को प्रॉपर फ्रीडम दी गई, ठीक है, फ्रीडम दी गई। मैं अभी चर्चा चल रही इसलिए बता रहा हूं, सती प्रथा को जनरली कहा जाता है कि नहीं, भारत में स्त्रियों पर सती प्रथा थोपी जाती थी या जबरदस्ती उनको सती कराया जाता था। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मेरे दृष्टि से ऐसा कभी नहीं होता था। अगर आप सनातन शास्त्र को लेकर के देखेंगे, पांडु की 2 पत्नियों को लेकर के देखेंगे, माद्री जो है वो पांडु के साथ सती हो जाती है, लेकिन जो कुंती है वो सती नहीं होती है, तो उनको कोई प्रेशराइज नहीं करता है। महाराज दशरथ के मृत्यु के बाद तीनों रानियों ने सती प्रथा नहीं अपनाया, तो उनको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। भारत के अंदर, ये सनातन के अंदर खासकर ये रही है कि सनातन मानवता को स्वीकार करता है,
परिस्थिति के अंतर्गत आपको जीवन, जिस प्रकार आपका जीवन प्रसन्नता वाला हो सके उस प्रकार जीने का अधिकार देता है जी। ये प्रथा जिस समय पर बनी, अगर इसके आप इतिहास में जाएंगे तो निश्चित रूप से निकल करके आएगा कि उस समाज के अंदर उस टाइम पर कन्याओं की कमी रही, लड़कियों की कमी रही, जिस कारण से इस प्रथा को किया गया। अच्छा, आज की परिस्थिति परिवर्तित हो गई, आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो फिर इस प्रथा को कंटिन्यू रखने से समाज में सिर्फ विकृति फैलेगी। यस प्लीज। इसके पीछे का कारण है जो वान्या जी ने बताया। मैं योगी उमेश पुरी जी आपके पास आऊंगा। वान्या जी ने साफ तौर पर कहा कि और कंचन गिरी जी भी माफी चाहते हैं, साध्वी कृष्णा भी ये बात का जिक्र कर रही थी कि पहले बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता था, या फिर कन्या भ्रूण हत्या के मामले ज्यादातर सामने आने लगे थे। उसके बाद ये देखने को मिला कि एक ही बच्ची घर में आ गई या फिर एक महिला घर में आ गई, उससे सभी भाइयों ने शादी कर ली। अब तो ऐसा नहीं है, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान कराता हूं। अभी राज जी ने बोला जी कि काल और परिस्थिति के अनुसार ही कुछ चीजों का निर्माण होता है जी। जब हटी समाज में, हटी समुदाय के अंदर इस प्रथा का निर्माण हुआ होगा जी, तो उस समय की काल परिस्थिति घटना क्या रही होगी जी, उसको भी एक बार हमको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। धर्म ग्रंथानुसार, हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ प्रथाएं, कुछ मान्यताएं समाज अपने आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्माण कर लेता है। उस समाज को लगता है कि इसमें रहकर हम लोग सुरक्षित हैं। देखिए, इसके पीछे कारण था, मैंने इस पर अध्ययन किया कि भैया दो भाइयों के एक पत्नी आ रही है, उसके पीछे कारण ये था बहुविवाह में कि एक तो उस समय के अनुसार बता रहा हूं जो परिस्थिति रही होगी कि एक तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। भाई, संपत्ति एक ही परिवार के पास बनी रहती थी, क्योंकि हाटी समुदाय बहुत अमीर समुदाय नहीं रहा। शायद 2023 और 22 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। जमीन बहुत कम थी, संसाधन इनके पास कम थे, गरीब वर्ग था, तो संपत्ति का बंटवारा ना हो। और एक कारण इसके पीछे ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा का भी महत्व रखा गया था। महिला इसमें सुरक्षित रहती थी। जहां तक उसके स्वास्थ्य की बात है, मैं इसमें कोई हास्यास्पद बात नहीं कर रहा मित्र, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है, पुराणों में जिक्र नहीं है। समाज समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजों का निर्माण करता है। और देखिए, इस आधुनिक युग में ये घट रहा है, इसका स्तर थोड़ा नीचे आया है। जैसे जैसे लगने लगेगा कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, ये धीरे धीरे कर कर समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात समझने योग्य क्या है गौरव जी, समझने योग्य बात है कि आज कंपेयर करें गांव की महिला, उत्तराखंड की महिला, हिमाचल की महिला, या जो गांव देहात में महिला रहती है और दिल्ली की महिला, आप अगर उनके शारीरिक दृष्टिकोण को देखोगे तो मुझको लगता है कि उस शहर की महिला है वो गांव की महिला के मुकाबले में शारीरिक रूप से कमजोर मिलेगी। आज भी गांव की महिला दिल्ली में आए, अगर उसको बोलोगे ना कि एक 16 किलो का सिलेंडर चौथी मंजिल पर लेकर जाना है, तो वो बड़े प्यार से उसको लेकर चली जाएगी। लेकिन शहर की कोई महिला, अगर उसको बोलेंगे कि वो महिला उस 16 किलो का सिलेंडर लेकर जाए, तो वो नहीं जा पाएगी। जहां तक शारीरिक दृष्टि की बात है, गांव की महिलाएं क्या करती हैं, वो श्रम करती हैं, साधना करती है, जिससे उनके शरीर में हष्ट-पुष्टता बनी रहती है। इस बात को समझ लीजिए। आज भी गांव के अंदर नॉर्मल ये चीज तो देखिए, महिलाओं की, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, महिलाओं की बात तो महिलाएं बता सकती हैं। साध्वी कृष्णा जी, जिस बात का जिक्र उमेश पुरी जी कर रहे हैं, महंत उमेश पुरी जी, क्या ये बात सही है? ये कह रहे हैं कि शहर की महिलाएं जो हैं शारीरिक रूप से उतनी बलिष्ठ नहीं होती हैं, उनसे काम नहीं होता है? महाराज जी, मैं शहर में रहती हूँ और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आप कह रहे थे सिलेंडर आराम से लेके, मैं भी सिलेंडर लेके आराम से उठा लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेहनत, योग, साधना, ये सारी चीजें हम लोग अपना कुछ भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां की लेडीज कुछ अलग खाती है, यहाँ की लेडीज कुछ अलग खाती है, नहीं। देखिए, एक ही है। बात यह है, कोमलता दोनों में ही है कहीं ना कहीं। मगर ये चीज हम ये नहीं कहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ के जो है शहर की ज्यादा हष्ट-पुष्ट होती, कुछ होती है, कुछ नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, हमारे वहाँ आती है, हमारे भी गांव की लड़कियां जो आई हैं, जो गांव से आई हैं, पढ़ती हैं, मैं उनको देखती हूँ, बड़ी कोमल है, बहुत मधुर है।
तो हम उसको वो तो नहीं कहेंगे कि लेकिन भाई वो पहाड़ी हमारे क्षेत्रों में पैर नहीं, मैं बताता हूँ। खाने जी। पीने की जो चीजें होती है, जी। सहूलियत जो होती है, वो हमारे शहर में मुझे लगता है जी। सबसे ज्यादा आज के समय में बहुत अच्छी है। जी साध्वी जबकि कृष्णा गाँव जी, में वहाँ पे देखिए हो देखते तो सकता कहीं ना है कहीं उमेश पुरी जी का जो कहने का तरीका वो ये हो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है और पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर महिलाएं ऊपर नीचे आना जाना पहाड़ी क्षेत्र के होने मेहनत बहुत होती है। जी, मैं मानती हूँ मेहनती मेहनत ज्यादा बहुत होती है। कि ताकत तो भाई मेरा अगला सवाल यही है, मगर बात ये आ जाती है ना घूम फिर के कि वो हमारा मुद्दा ये है कि अगर इनके बच्चों का एडमिशन होगा तो पिता के नाम पे नहीं, मुद्दा 5-6 ये नहीं है, अगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस तरीके की प्रथाओं, इस तरीके की प्रथा कहाँ, हाँ, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। समय के साथ बदलना चाहिए ना, जैसे अभी बोला था कि जब बनी होगी तो उस समय क्या रीजन था, अब बिल्कुल। प्रथा को चेंज करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मैं आंकड़े बता रहा हूँ कृष्णा जी, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। गरीब परिवारों में अभी भी ये जो प्रथा है वो 2.4% है। धनी में जो धनी लोग हैं उनमें 0.5%, यानी कि 100 में से कोई 5 लोग अभी भी इस तरीके के विवाह कर रहे हैं। और अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए या SC/ST की बात की जाए तो वहाँ 1.5%, 1.3%, 1.2% ये अभी भी चल रहा है। और ये मैं हाटी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देश में भी बहुप्रथा चल रही है। तो ये वही इस पे तो रोक लगनी चाहिए ना, मैं तो यही कहूंगी इस पे रोक लगनी चाहिए कि इस तरीके की अगर ये प्रथा है चल रही है तो कहीं ना कहीं मैं जो है मैं मान ही नहीं सकती कि कोई महिला तो चलिए अपने प्रथा के नाम पर जो है कि हम माँ बाप ने कहा है तो वो उस प्रथा को मानते हुए उस रीति रिवाज को निभा लेती है, मगर कभी कभी आज के समय में जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनकी सोच अलग है, नहीं चाहती है, कुछ तो शादी ही नहीं करना चाहती, कुछ करती हैं तो जो है वो चाहती है कि मेरा पति केवल जो है मेरे लिए हो, ये नहीं कि भाई मेरे पति बहुत सारे नहीं, इसी पर बिल्कुल इसी पर मैं वान्या जी आपके पास आऊंगा। वान्या जी इसका सही जवाब देंगी, इधर की पृष्ठभूमि से आप परिचित हैं, आप समझ सकती हैं। वान्या जी मेरा सवाल ये है आपसे सीधे तौर पर कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि दूसरी तो आटे की भी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे यहाँ कहावत है। और एक बार को पत्नी किसी अपने पुरुष को, अपने पति को किसी के साथ देख के शायद गुस्सा हो, नाराज हो, बर्दाश्त कर लेगी, समझा बुझा लेगी। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को किसी के साथ देख ले तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में एंजाइटी, डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, इंसान परेशान हो जाता है। तो फिर अगर इस तरीके की प्रथा चल रही है और पति और पत्नी दोनों ही राजी हैं तो उनका सामाजिक दृष्टिकोण क्या होगा? देखिए, पहले अभी जो है आप पूरी कंट्री को इफ यू टेक द एग्जांपल, अभी 50%, 48.9 अप्रॉक्स में 1% ऊपर नीचे हो सकता है ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। पहले मैं आप लोगों की सभी की बात की रिस्पेक्ट करती हूँ कि पहले सर्कमस्टांसेस अलग थे, अभी सर्कमस्टांसेस अलग हैं, जहाँ पर मेल फीमेल रेशो जो जेंडर का मेल फीमेल रेशो था वो बहुत डिफरेंट था, अभी बहुत डिफरेंट है। जब हमारे पास ऑलरेडी अप्रॉक्स I'm using the word approx 50% of the population is female, तो अभी इस प्रथा की हमें क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर फिजिकल हेल्थ से ज्यादा हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस में जो आज भी इस प्रथा को फेवर कर रहे हैं, निभा रहे हैं, हमें नहीं पता उनके फैमिली प्रेशर्स कितने हैं, क्या उनकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। चाहे मैं कहती हूँ किसी गांव में रहें, चाहे किसी कॉस्मोपॉलिटन में रहें, चाहे किसी भी मेट्रो सिटीज में रहें, आज सोशल मीडिया हर जगह है, एवरीबडी इज अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो क्या उनका मेंटल इम्पैक्ट होता होगा जब वो किसी मेट्रोज की फीमेल से कंपेयर करते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जो मेंटल हेल्थ, जो एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस और जो सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, जो अपने अंदर जो इमोशंस दब रहे हैं और वही उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज का भी कारण बनते हैं। मैं इस बात को भी बाय करती हूँ कि जो पहाड़ों में पोल्यूशन, वेदर अच्छा है, फिजिकली में भी हो सकता है कि वो मेट्रो से ज्यादा फिट हो, बट मुझे लगता है आजकल अवेयरनेस सब जगह है, एवरीबडी इज डूइंग योगा, मेडिटेशन या जो भी चीजें हैं।
सेकेंड थिंग, मेट्रोज में यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग है, तो अभी हम लोगों के पास इतना टाइम पैरेलल में नहीं है कि हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज में उतना कंप्लीटली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बिकॉज हम एक टाइम पे 10 चीजें पैरेलली, इट्स प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्या बीत रही है, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, एंड सीइंग द करंट सिनेरियोज, जो आज जहां महिलाएं जो इतना एजुकेशन, मैं खुद भी बिट्स पिलानी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं MS फ्रॉम बिट्स पिलानी हूँ, तो आप ये देखिए कि आज हम अपना इतना टाइम अगर हम अपनी एजुकेशन में देंगे, इन चीजों को चेंज, और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये सब चीजें जो हैं घर से ही शुरू होती हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करेंगे, इन सब चीजों को सपोर्ट करेंगे, तभी हम बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल वान्या जी, ये जो प्रथा है ना, लगातार विलुप्त हो रही, खत्म तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है, नहीं, डिबेट का विषय, चर्चा का विषय ये है कि देश के जिन हिस्सों में अभी भी हो रही है, वहां की महिलाएं क्या फेस कर रही होंगी। सोचिए, यहाँ एक मामला सामने है, यही पॉइंट मैं आपसे, यही सेम क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ कि वहां की महिलाएं क्या फेस कर रही होंगी, हमें उनकी इंटरनल स्टोरी कैसे पता होगी? बिल्कुल किस आधार पे उन्होंने शादी की है। और लगातार हमारे साथ बने हुए धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे थे कि प्रथाएं समय के हिसाब से बनती हैं। राज जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, वान्या जी बिल्कुल सही कह रही है कि वहां जो कुछ बीत रहा होगा, वहां की महिलाएं फेस कर रही होंगी। किस मजबूरी के चलते एक महिला जो मॉडर्न है, जो आज के आधुनिक समय में जी रही है, उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल है कि वो एक साथ 2 पुरुषों को हैंडल करे। देखिए, क्योंकि मैं उमेश पुरी जी की एक बात से सहमत हूं, क्योंकि उसने खुद स्वीकृति दी है, क्या वहां की महिला ने इस विषय को लेकर विरोध किया है? ऐसा नहीं है। तो उनकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी, उनको मेंटली इस प्रकार की परिस्थिति के लिए शायद प्रिपेयर कर दिया गया है और उसको स्वीकार करने को तैयार है। मैं उस विषय को नहीं वो कर सकता, क्योंकि वहां पर वो अगर किसी भी महिला की तरफ से विरोध किया गया है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन मैं उसके दूसरे विषय पर आ रहा हूं कि ना तो ये शास्त्रोक्त बेहतर है, जो ये प्रथा है ये एक समय के अनुसार क्रिएट की गई प्रथा है, इसको ध्यान रखिएगा। ना तो इस प्रथा को कानून मान्यता देता है और ना ही इस प्रथा को सरकार मान्यता देती, ना ही सरकार मतलब कानून मान्यता, ना ही धर्म मान्यता देता है। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है, क्योंकि प्रथाओं को धर्म कभी मान्यता देता ही नहीं है। धर्म अलग है, प्रथाएं अलग है। शास्त्र कहता है बड़ा स्पष्ट रूप से, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वो चौपाई आती है कि उत्तम के असबस मनमाही, जहां 4 प्रकार के पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन किया गया, वहां पर जो सबसे उत्तम पतिव्रता स्त्री का वर्णन किया गया होगा, उत्तम के असबस मनमाही सपने आन पुरुष जगनाही। मतलब स्वप्न में भी एक पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष को पुरुष ही ना मानना, ये उत्तम पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। और पति का क्या है? ये तो पत्नी का हो गया। और पति के लिए भी यही नियम है, दोनों के लिए यही नियम है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार के समय पति और पत्नी को अग्नि को साक्षी मान करके, पितृ को साक्षी मान करके, देव को, कुलगुरु को साक्षी मान करके दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं। पति भी कहता है कि आज के बाद मेरे से बड़ी उम्र की स्त्री मेरे लिए मां है, मेरे से छोटी मेरे लिए पुत्री है, और मेरे मध्य की जो स्त्री है वो मेरे लिए बहन के समान है। सनातन के अंदर स्त्री और पुरुष के लिए कोई डिफरेंट कानून नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। श्री रामचरितमानस में वहीं पर यह वर्णन किया गया कि मध्यम परपति देखा ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तो एक तो सबसे पहली चीज जो ये प्रथा चल रही है, ये प्रथा मैं सत्य बता रहा हूं, अगर कन्या भ्रूण हत्या की भी यहां बात आई है, कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाने लगी भाई? जब मुगलों का यहां पर प्रभाव बढ़ा, पहले तो हमारे शास्त्र में कन्याओं का पूजन होता था, हमारे यहां देवियों का पूजन होता था। जब मुगलों ने कन्या जैसे बड़ी होती थी उसका अपहरण करना शुरू किया, उसके साथ जो गलत है वो होना शुरू हुआ, उसको अपने हरम में ले जाना शुरू किया, तो फिर बेचारे मजबूर हो गए, क्योंकि वो जब समर्थ जो नहीं होता था कि मैं अपनी कन्या की सुरक्षा कर पाऊंगा, वो शायद कन्या का भ्रूण हत्या करता था। ऐसे कन्या की भ्रूण हत्या नहीं होती। ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरी प्रथा, एक बात और बता देता हूं, तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हमारे यहाँ प्रारंभ हुई हैं, वो प्रथाएं किसी कारणवश हुई हैं। हाँ, उस समाज को नाराजगी नहीं है, उस लड़की को नाराजगी नहीं है। अभी तो कोर्ट ने कह दिया है कि पति पत्नी के साथ तीसरा हो सकता है या हो सकती है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो यहाँ कोई कानूनी प्रक्रिया कुछ कर सकती है, बट शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता है, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, तो मैं हमेशा इसके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। ठीक है।
मैं उमेश पुरी जी आपके पास आऊँगा और एक आंकड़े के साथ। एक आंकड़ा है और वो आंकड़ा मैं टीवी पे भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। और आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि NFHS 5 2019-20 के अनुसार केवल 1.4% विवाहित भारतीय महिलाओं ने बताया कि उनके पति की एक या उससे अधिक अन्य संबंध हैं, रिश्ते हैं या बीवियां हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर्स भी हैं। ये आंकड़े बताते हैं और ये भी बताते हैं कि 2020 के बाद 2024 तक जो तलाक के मामले कोर्ट में हैं वो उनमें 90% से ज़्यादा मामले महिलाओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके पति के रिश्ते किसी अन्य पत्नी से, किसी अन्य महिला से हैं। देखिए, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वह भारत की नहीं, ये संसार की वर्तमान परिस्थिति है। और सर्वोच्च न्यायालय या मुझे लगता है हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था, जैसे कि भाई पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा है तो उसकी स्वीकृति की बात आई थी कि भाई ठीक है उसकी रजामंदी है, मैं बताऊंगा। नहीं, उसमें एक चीज आई थी, अगर पति चाहे तो दूसरी पत्नी नहीं रख सकता, लेकिन अगर आपकी पत्नी किसी तीसरे को पसंद करती है और उसकी मर्जी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए, अंतर तो कुछ भी नहीं है ना, अंतर थोड़ी ना इसमें कुछ भी। लेकिन कानून अगर इसकी मान्यता दे रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक जजमेंट कानून बन जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है। और भारत के अंदर एक लंबे समय पर एक परंपरा बनी है। आज के आधुनिक समय पे न्यायालय के द्वारा अगर इस प्रकार का वर्डिक्ट, कोई जजमेंट दिया गया और हजारों वर्ष पहले एक समाज अपनी सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाना, भाई आप कल्पना कीजिए कि आज से 400, 500, 600, 700, 1000 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय था क्या? आर्टिकल्स थे क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे क्या? न्यायालय थे क्या? गांव के अंदर एक पंचायत होती थी, सरपंच होते थे, पंच होते थे, वो कोई निर्णय करके कानून बनाते थे। तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार कोई कानून निर्माण किया गया होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, देखिए घट रहा है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, कानून के अनुसार भी बोल रहा हूं और मैं आपको शास्त्रोगत भी बात कर रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति में चीज घट रही है, यह न्यायोचित नहीं हो सकता आज की वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन एक बात समझिए, जब इस हाटी समुदाय में ये प्रथा प्रारंभ हुई होगी तो आप कल्पना करके देखिए, जॉइंट परिवार जिसको संयुक्त परिवार में 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर मैंने आपका ध्यान कराया था कि संपत्ति का बंटवारा ना हो, जॉइंट परिवार की कल्पना की गई थी और उस महिला की सुरक्षा। आज महिला सुरक्षित नहीं है। संपत्ति के विवाद कोर्ट और न्यायालयों में कितने चल रहे हैं बताने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। और इन तीनों के आधार पर, और एक बात और गौरव जी, आज संयुक्त परिवार की कल्पना नहीं है। मैं, मेरी बीबी और मेरा बच्चा, आज ना दादा साथ में, ना दादी साथ में, ना चाचा है, ना चाची है। एक जॉइंट परिवार होता था, एक संस्कार होता था, क्योंकि हमारे परिवार संयुक्त परिवार थे। हम जितने भी पैनलिस्ट बैठे थे हम अपने परिवारों में देखते थे कि भाई ताऊ भी थे, चाचा भी थे, ताई भी थी और परिवार चलता था। लोग पढ़ लिख भी गए, हम भी पढ़ लिख गए, कोई विवाद नहीं था। अर्थात संयुक्त परिवार की कल्पना, महिला की सुरक्षा और संपत्ति का कोई बंटवारा ना हो, इस आधार पर उस परिस्थिति के अनुसार इसको बनाया गया था और वो जरूरी भी था। लेकिन न्यायालय होने के बावजूद भी, सुविधाएं होने के बावजूद भी, शिक्षा होने के बावजूद भी आज महिलाओं का रेप होता है, लड़कियों के साथ व्यभिचार होता है। आज कोर्ट्स में चले जाओ, कितने लिव इन रिलेशनशिप, आज लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर कितने कोर्ट्स में केस पड़े हुए हैं। दिल्ली के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर एक लड़की अपने यहाँ पर कॉम्पिटिशन किया। बात तो यही है ना महाराज जी, बात तो यही है ना, बात तो यही है ना। इसी पूरे मामले को लेकर जब देश के साधु संत आवाज उठाते हैं तो कुछ महिलाएं इसका विरोध करती हैं। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी ने इसकी बात उठा दी थी, हल्ला मच गया, हम डिफेंड करते करते परेशान हो गए चैनलों के अंदर। भैया साधु संत कुछ बोले, अरे देखो साधु संत क्या बोलता है, साधु बोलेगा धर्म अनुसार बोलेगा, वेद अनुसार बोलेगा, अपनी परंपरा नहीं। उन्होंने कल मैंने उनसे बातचीत की, एक्सक्लूसिव मैंने उनका इंटरव्यू लिया गौरी गोपाल आश्रम में जाकर। उन्होंने इस बात का जिक्र, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का जिक्र है जो मैंने कहा है, पुराणों की बात उन्होंने कही। देखिए, आज की जो हमारी परंपरा है ना, हमारे बच्चे कहां पर जाते, कॉन्वेंट स्कूल में जाते। कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है भैया,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी होती है। वेद पुराण का ग्रंथ इनका तो अध्ययन, कोई रामायण गीता का अध्ययन तो कोई कर नहीं रहा। आज मुझे बताइए कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चे को 1 घंटा सामने बिठाकर श्रीमद् भागवत गीता का कोई एक श्लोक याद कराता हो? बिल्कुल हमारा बिल्कुल। ना वेद महाराज जी पढ़ा, ना मुद्दे पर शास्त्र आते पढ़ा। हैं। हाटी समुदाय का मुद्दा चल रहा है, हम लोग इस पे बाद में डिबेट कर लेंगे, इस पे चर्चा अच्छी है, इस पे कर ये लेंगे। सब उसी से जुड़ा हुआ है गौरव जी, जी ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे लोग हमारे वेद पुराण को नहीं पढ़ रहे होते तो इन सब विषयों की चर्चा थोड़ी होती कि अनिरुद्धाचार्य क्या बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाराज क्या बोल रहे हैं। आज तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स यही दिमाग में भरा हुआ है। वेद ग्रंथ हमारे हैं नहीं, वो आपने क्या एक संदूक में रख रखे हैं, उनकी जितनी वैल्यू है। तो भाई आज वर्तमान परिस्थिति में भारत की कंडीशन जो है ना, इसका परिणाम भुगत रही है। जी, मैं वान्या जी आपके पास आऊंगा और जिक्र उसी बात का, महिलाओं के मानसिक विकास, शारीरिक विकास और उनके ऊपर पड़ने वाले इस तरीके के कामों से, इस प्रथाओं से प्रभाव जो है वो किस तरीके से। सवाल इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक आंकड़ा महाराज जी के सामने बताया, एक बार फिर आपसे उस सवाल में आंकड़ों को जोड़ देता हूँ कि 2020 से 2024 तक लॉकडाउन के बाद जो शादियाँ हुई हैं उसमें 90% तलाक के जो मामले, उनमें यही कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसका संबंध किसी अन्य महिला के साथ है। इसी के चलते विवाद बना और इसी के चलते हम जो है तलाक ले रहे हैं। देखिए गौरव जी, वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, मैं महाराज जी की काफ़ी बातों को बाय भी करती हूँ, जहाँ उन्होंने बोला एक जॉइंट फैमिली कल्चर या जो एक स्पिरिचुअल टीचिंग है वो डेफिनेटली वो चीज़ जो है होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, खाली एक रीज़न नहीं है। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, जो रील्स हम देखते हैं, जो रील्स का इम्पैक्ट जो है हमारे नर्वस सिस्टम पर आता है, आज जो प्रेशर्स जो बने जा रहे हैं, बिकॉज चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल हम सब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं किसी और पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। पहले क्या था, लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो क्या था कि फीमेल्स को भी थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा सहने की एक आदत थी। अभी क्या है कि हर कोई जो है इक्वली क्वालिफाइड है, तो उस हिसाब से उनका ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, फ्रेजाइल ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट। अभी लीगल प्रैक्टिसेस, डाइवोर्स लेना जो है पहले से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है प्रोसेस। आज सोसाइटियल एक्सेप्टेंस भी इस चीज़ को मिल गई है। पहले होता था, आप देखते थे कोई जैसे हज़ारों लाखों में एक डाइवोर्स होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी सोसाइटी भी चीज को एक्सेप्ट कर रही है। तो एक नहीं, अभी तो डाइवोर्स के केसेस बढ़े हैं। महाराज जी ने गलत नहीं कहा, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का है, लगातार बढ़े हैं। लेकिन ये प्रथा जो है हाटी समुदाय की, ये तो अजीब ही है। इसमें महिला की रजामंदी है कि 2 पुरुषों से शादी कर रही है वो। देखिए ना कि हमें क्या पता वो रजामंदी है या नहीं है, और हमें क्या पता कि तस्वीरें सामने हैं, माने तस्वीरें सामने, वो खुश नजर आ रही है। पहले से उसको कितना प्रिपेयर करके भेजा जा रहा है ये हमें कैसे पता? हम कैसे क्या जानते हैं हम उनके इंटरनल स्टोरी के बारे में? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि और क्या ये आसान है शेयर करना, मतलब और अभी वो परिस्थितियां और अब की परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ेगा। हमें चेंजिंग टाइम्स के साथ चेंज होना पड़ेगा। हमें अपने संस्कार नहीं भूलने हैं, हमें ग्राउंडेड रहना है, अपने रिचुअल्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स को हमें अपने साथ रखना है। लेकिन समहाउ मैं इसको फेवर नहीं करती हूँ, मेरी कॉन्शियस इस चीज को अलाउ नहीं करती। अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जान रहे हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आखिरी कमेंट, बिल्कुल आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, आप इस बात को रजामंदी नहीं देती हैं, महंत उमेश पुरी जी भी इस बात की रजामंदी नहीं देते हैं। मैं आपके पास आऊँगा आखिरी कमेंट के लिए। राज मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, महिलाओं को बदलने की ज़रूरत है, पुरुषों को बदलने की ज़रूरत है, समाज में प्रथाओं को बदलने की ज़रूरत है, या फिर सोच बदलने की ज़रूरत है? एक किसी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा था, सरीके जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। अब इसका इंसाफ किससे कराया जाए? अब इंसान को इंसान बनाया जाए या फिर नया भगवान बनाया जाए, है ना? तो मेरी दृष्टि से सबको बदलने की जरूरत है, समाज को बदलने की जरूरत है, लेकिन उस बदलाव भरे समाज में अपनी जड़ को भूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाज को बदलने की जरूरत है। कोई महिला बदल जाए, पुरुष नहीं बदलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, और पुरुष बदल जाए, महिला नहीं बदलेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी।
तो उस परिस्थिति के अंतर्गत किसी महिला और पुरुष को बदलने की जरूरत नहीं है, पूरे समाज को बदलने की जरूरत है। अगर इस समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कोई महिला ही दोषी नहीं है, कोई पुरुष दोषी नहीं है, उसके लिए पूरा समाज दोषी। मैंने इसलिए कहा ना कि या तो इंसान को इंसान बनाया जाए या फिर नया भगवान बनाया जाए, या तो धर्मशास्त्रों को ही या तो धर्मशास्त्रों को बदलने की चर्चा चलने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत किसी समाज को आप बदल करके, एक व्यक्ति को बदलकर परिस्थिति नहीं चेंज कर सकते, किसी स्पेशल स्त्री या पुरुष को बदलकर परिस्थिति नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर आपको परिस्थिति को चेंज करना है तो पूरे समाज को चेंज करना होगा। लेकिन मैं फिर दोबारा उसी बात पर आ रहा हूं, आपने कहा था जब भी हमारे संतों ने इस प्रकार की बातों को उठाने का प्रयास किया है तो फिर इस समाज में उनका विरोध शुरू हुआ है, और विरोध फिर बुरी तरीके से शुरू हुआ है, क्योंकि वो संत चाहता है कि मेरा समाज सुंदर रहे, और उसकी सुंदरता को भंग करने के लिए कि ये दोबारा बोल ना पाए, इसलिए उस संत को दबाया जाता है। ठीक है। तो मेरी अगर दृष्टि को देखा जाए तो महिलाओं को ही बदलने की बात नहीं करूंगा। कई बार महिलाएं बदलती बदलती बहुत आगे निकल गई, कई बार पुरुष बदलते बदलते बहुत आगे निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों साथ साथ बदलेंगे ना तो बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वान्या आर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। महंत उमेशपुरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में बहुविवाह, विशेषकर बहुविवाह में एक ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण और अक्सर हानिकारक प्रभाव डालती है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़े भारत में बहुविवाह के प्रचलन में लगातार गिरावट देखते हैं। ये अभी भी समाज के कुछ वर्गों में मौजूद है। ये अभी भी समाज के कुछ वर्गों में मौजूद है जो कानूनी निषेध और सामाजिक आर्थिक कारकों के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है। महिलाओं की राय को सीधे सर्वेक्षणों में व्यक्त करने के बजाय बहुविवाह के उनके अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।